नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सरकार जो है पूरी तरह से इससे निपटने के लिए सतर्क भी नहीं दिखाई देती। अमिताभ बच्चन जैसे महानायक से प्रचार कर देने से कोरोना ख़त्म होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से सरकार ने कोरोना से निपटा, मेरा देशवासियों से आह्वान है और उनको संदेश है कि कोरोना से भी खतरनाक हमारे राजनेताओं के चरित्र हैं। लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बुरी तरह से धर्म जाति के नाम पे वोट लेते हैं। हमारे देश के मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के चाल चरित्र चेहरे के बारे में जानने के लिए हेल्पलाइन नंबर 9540297770 पर संपर्क करें। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत। ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की मेट्रो की ट्रेन है, जहां पर दिल्ली सरकार ने निर्देश दिया है कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए, जहां कुछ ही लोग बैठ सकते हैं। आइए आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो चल रहा है दिल्ली में गोरख धंधा केजरीवाल सरकार का, वो किस तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली की जनता के प्रतिनिधि के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आह्वान करता हूं कि वे बसों में 34 सीटें हैं, उन पे पूरी तरह से सवारियों को बैठने के निर्देश जारी करें और मेट्रो में भी एक सीट छोड़कर जो सिस्टम उन्होंने चालू किया उसको भी बंद करें। क्योंकि पूरे देश में कोरोना लॉकडाउन के बाद ये अब सारी चीज़ें खुल गई हैं, चाहे मंडियां हों, मार्केट हों, बाज़ार हों और बड़े बड़े मॉल हों। गरीब आदमी जो कि बसों में सफ़र करता है और सर्विस करने वाले मेट्रो में जाते हैं, उनको खासी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। डीटीसी की बसें, जब कोई बुज़ुर्ग या महिला भी बस स्टैंड पे धूप में खड़ा होता है, वो हाथ देता है तो वो यूं करके हाथ हिला देते हैं कि सवारी पूरी है। तबकि कई बार ऐसा देखा गया है कि 17 सवारी जो बैठाने का इंतज़ाम किया गया है केजरीवाल के द्वारा, 17 सवारी भी अंदर नहीं होती हैं। इनकी रिपोर्ट करते हुए हम आपको बसों की तस्वीर भी दिखाएंगे और वीडियो भी दिखाएंगे। केजरीवाल एक नंबर का बेईमान, निकम्मा। कोरोना वायरस के चलते हमारे देश में लॉकडाउन लागू किया गया। लॉकडाउन को लागू किए हुए आज 54 दिन हो गए हैं। इस दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य तक मजदूर अपने अपने घरों में जाने के लिए तरह तरह के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रकों पे, टैंकरों में पैदल मजदूर अपने घरों को जाने के लिए मजबूर हुए। राज्य सरकारें उनको पूरी तरह से उनके घर तक पहुँचाने में अभी कामयाब नहीं हुई हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री नागमणि ने आज राजघाट पर धरना देकर सरकार से मांग की है कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के माध्यम से इन मजदूरों को सेना के संसाधनों के ज़रिए उनके घर 24 घंटे के अंदर सरकार भेजने का इंतज़ाम करे। क्योंकि जो अभी तक के संसाधन हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों को भेजने का इंतज़ाम कर रही है, वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए इन नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से सेना की मदद लेकर और पैरामिलिट्री के जवानों की सहायता लेकर इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक सकुशल भेजने की सरकार व्यवस्था करे। नागमणि जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज जो धरना यहाँ दे रहे हैं आप, वो किस
मकसद से जो है यहाँ धरने में बैठे। देखिए, लॉकडाउन का 54वां दिन आज का है और जिस तरह से करोड़ों करोड़ मजदूर देश के विभिन्न राज्यों के साथ हैं, भारत सरकार ने जो अन्याय किया है, अत्याचार किया है, हम लोग उसको टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। एक और भारत सरकार ने चाइना से, अमेरिका से, इंग्लैंड से के लोगों को बुला करके जहाज़ से लाया। आज से ही फिर शुरू हुआ है, जो विदेश में जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको हवाई जहाज़ से लाने का काम है। और देश कौन बनाता है? मजदूर बनाता है। कोई मोदी जी, नागमणि, जसवंत सिन्हा देश को बनाए हैं? देश तो बनाने वाले मजदूर लोग हैं। और मजदूर लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ है क्या? सरकार किसके लिए? सरकार तो आम जनता और गरीबों के लिए होती है। तो चूँकि हम लोग का एक ही डिमांड है आज कि ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार मजदूरों को घर नहीं पहुंचा पाई इतने दिनों में, इसलिए मिलिट्री को जिम्मेवारी देना चाहिए और सिविलियन का जो संसाधन है उससे मजदूरों को घर पहुँचाए। ये खास तौर से आज हम लोग का बड़ा कोरोना संकट आया है, इसमें जो है शुरू में कई बार इसको हिंदू मुस्लिम रूप देने का भी सरकार द्वारा और उसके तथाकथित समर्थन मीडिया द्वारा कि मरकज़ के लोगों के द्वारा जो है पूरे देश में जो है कोरोना फैलाने में जो है षड्यंत्र रचा गया है। इस पे आप क्या? देखिए, हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू से ही मैं इस बात को बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन आप के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये कोरोना जो बीमारी आया 31 जनवरी को आया और WHO ने अलर्ट किया था। अगर उसी समय सरकार एक्शन में आ जाती तो कोरोना फैलता है नहीं। 1.25 महीना सरकार ने कोरोना को फैलने के लिए देश में छोड़ दिया। जो विदेश से इंटरनेशनल जहाज़ से, चाइना से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, दूसरे कंट्री से आए, उनका टेस्ट तक नहीं कराया गया, उनको घर भेज दिया गया। और ये जो खास करके मरकज के लोगों को काम किया गया, एक नया पैसा भी मरकज के लोगों का कोई दोष नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को देखा हूँ, जानता हूँ कि 13 तारीख से 17 तारीख मरकज की मीटिंग थी। देश विदेश के भी थे, बहुत सारे राज्यों के लोग थे, बहुत लोग तो चले गए। 18 तारीख को वहाँ का अथॉरिटी SHO और DCP से परमिशन मांगा कि हमारे पास बस इंतजाम कर लिया है, आप परमिशन दीजिए, लेकिन परमिशन इन्होंने नहीं दिया। 19 तारीख को डोवाल साहब जो मुख्य सुरक्षा देश के हैं, वो खुद 19 तारीख को गए। साथ साहब ने जो वहाँ के हेड हैं उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दिया। और अचानक 24 तारीख को बिना एक मिनट किसी को समय दिए हुए लॉकडाउन यानी पूरे देश के लोगों को ये सरकार अपने घरों में एक तरह से बंद करा दिया। तो आप बताओ कि मरकज़ के लोग का क्या दोष है? वहाँ उन लोग टाइम पर नमाज पढ़ते हैं, टाइम पर खाना मिलता है, तो उन लोग का क्या दोष है? अगर सरकार परमिशन देती, प्रशासन परमिशन दे देता, तो मरकज़ का आप दोषी ठहरा सकते थे। लेकिन ख़ास तौर से कुछ मोदी मीडिया है, ये 1 महीना लगातार 24 आवर ऐसा प्रचारित कराया पूरे देश में 24 आवर कि मरकज़ के लोग और मुसलमानों ने ही कोरोना को एक तरह से लाया। ये हिंदू और मुसलमान का फीलिंग लोगों ने पैदा किया। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ इस बात को कि देश संविधान से चलता है और संविधान में बिल्कुल जगह कोई हिंदू मुसलमान शब्द नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई मिल करके सबको देश को चलाना है।
लेकिन खास तौर से जो बीजेपी आरएसएस जो सरकार है ये हिंदू मुसलमान का फीलिंग पैदा करके अब देश पर शासन करना चाहती है। लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा था स्पष्ट रूप से कि मुसलमान जब तक शासक था तो शोषक था। आज मुसलमान बैकवर्ड दलित की स्थिति में आ गया है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है, खास तौर से मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे देश का कि आप अपनी ताकत को पहचानें। देश हो या कोई राज्य हो, आपकी ताकत है, ताकत को पहचानें और आप जिस नेता के साथ जाइएगा और जिस पार्टी के साथ जाइएगा वो वहाँ बीजेपी का विकल्प है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि मुसलमान, बैकवर्ड, दलित और सवर्ण में जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उनको एकजुट करके हम लोग देश और बिहार की राजनीति करेंगे। मुझे खुशी इस बात का है कि जसवंत सिन्हा जी एक बहुत सीनियर लीडर हम लोग को नेतृत्व करने के लिए भी मिले हैं और एक तरह से जयप्रकाश नारायण का जो कंट्रीब्यूशन था उस तरह का कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी और एनडीए के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ एक तीसरा विकल्प हम लोग देश के पैमाने पर और बिहार के पैमाने पर बनाने का। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो आपकी मांग है, अगर ये मांग सरकार ने अभी नहीं मानी और प्रवासियों को जो है सेना की मदद से नहीं उनके प्रदेशों में पहुंचाया गया, तब आपका अगला? देखिए, हम लोग का डिमांड है, अगर नहीं मानेगा तो हम लोग पूरे देश के पैमाने पर पॉलिटिकल तरीके से बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ तीसरा विकल्प बनाने के लिए आंदोलन करेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग की जो ताकत है, हमारा जो सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले बैकवर्ड दलित और धर्मनिरपेक्ष छवि के जो हमारे मुसलमान हैं और समाजवादी विचारधारा के जसवंत सिन्हा, नरेंद्र सिंह ऐसे जो सब नेता हैं, सबको लेकर के हम लोग तीसरा विकल्प। देश में हमारे जो मजदूर भाई हैं उनके ऊपर जितना जुल्म ढाया जा रहा है, जिसकी दर्दनाक तस्वीरें आप ही लोग दिखाते हैं टीवी पर और आज प्रत्यक्ष रूप से इस सड़क पर मैंने देखा, उनकी समस्या को लेकर आज धरने पर बैठने को विवश हम लोग इसलिए हुए हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि देश में और ख़ास करके भारत सरकार के पास संवेदनशीलता नाम की कोई चीज़ नहीं बची। जो थोड़ा बहुत इंतज़ाम किया गया श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से वो नाकाफ़ी सिद्ध हुआ और आज भी लाखों की संख्या में मजदूर सड़क पर हैं। इसलिए हम लोग आज ये मांग लेकर यहाँ बैठे हैं कि तुरंत ये जिम्मेदारी भारत सरकार सेना के, देश की सेना को ऊपर दे। सेना सक्षम भी है, सेना के दिल में संवेदनशीलता भी है। तो सेना और पैरामिलिट्री को, मजदूरों को ससम्मान घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाए और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अगर ऐसा किया गया तो 24 से 48 घंटे के भीतर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, जब हमने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की, उसी समय सरकार को सोचना चाहिए कि लॉकडाउन के चलते सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। जो मजदूर उन उद्योग धंधों में काम करते थे वो बेरोजगार हो जाएंगे और उनके पास उनकी जीने की सारी व्यवस्था जब समाप्त हो जाएगी तो विवश होकर वो सड़क के माध्यम से पैदल अपने अपने घर जाने की कोशिश करेंगे। और कुछ हफ्ते के बाद ये दृश्य देखने को मिला और कई हफ्तों से ये दृश्य देखने को मिला। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सरकार ने जो भी व्यवस्था की है वो पर्याप्त नहीं है। थोड़े से मजदूर अपने अपने घरों को जा पाए हैं, अधिकांश मजदूर आज भी फंसे हुए हैं और सड़कों पर हैं। और एक ही संस्था हमारे देश में है जो इसको पूरी तन्मयता के साथ इस समस्या का समाधान कर सकती है, वो है देश की आर्मी। इसलिए आर्मी को डिप्लॉय कीजिए। हम यहाँ बैठेंगे जब तक इस सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती। मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। यशवंत सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लॉकडाउन को लेकर प्रवासी जो मजदूर हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए इतने दिनों से परेशान हैं। सरकार उनको समुचित तरीके से नहीं पहुंचा पाई है और बेचारे वो धक्के खा रहे हैं इधर उधर। उल्टा उत्तर प्रदेश सरकार उनसे निर्दयी व्यवहार कर रही है कि जो सड़क पे चलेंगे उनको जो है पीट रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारा इंतज़ाम करेंगे। इस पर आप क्या करेंगे? इसीलिए हम धरना पर बैठे हैं गांधी जी की समाधि पर, और इसलिए धरना पर बैठे हैं कि सरकारें जो हैं वो बिल्कुल संवेदनहीन हो गई हैं और इसीलिए वो जो मजदूर सड़कों पर चलने के लिए मजबूर है उनके ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। ये जुल्म तत्काल बंद होना चाहिए और मैं हम सब लोग ये मांग लेकर यहाँ पर बैठे हैं कि भारत सरकार को तत्काल ये जिम्मेदारी भारत की सेना को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को देना चाहिए जो अपने सारे संसाधनों का उपयोग करके इन माइग्रेंट वर्कर्स को ससम्मान उनके घरों तक पहुंचाने का काम करें। सर एक सवाल और, जैसे कि जो है इस तरह से जो बसेज और ट्रेन जो है बंद कर दी गई, पहले 15 तारीख से खोलने की बात थी। अगर उस वक्त ही जो है माइग्रेंट लेबर्स को जो है भेजने का काम किया जाता तो इतना विकराल रूप न लेता। सरकार ने जानबूझ के जो है लापरवाही, बिल्कुल जानबूझ के लापरवाही की है और दोनों दृष्टिकोण से विकराल रूप नहीं होता। एक तो वो आराम से घर चले जाते हैं और दूसरी बात जो है वो ये है कि जो आज उनके चलते संक्रमण फैल रहा है ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं, वो संक्रमण में नहीं फैलता क्योंकि जब 24 तारीख को लॉकडाउन लगा तो पूरे देश में 300-400 के बीच में केसेस थे। आज 90-92 हज़ार हो गया है। तो जाहिर है कि अब लॉकडाउन की धज्जियाँ उड़ रही हैं, सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, तो संक्रमण तो फैलेगा। सर ये जो पैसा जो है इतना ज़्यादा जो है घोषणा की गई है लेकिन मूर्त रूप से जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मजदूरों को तो मजदूरी तो मिल नहीं रही थी अपने यहाँ जहाँ भी फंसे थे और उसके बाद भी जो है उनका कोई आर्थिक दृष्टिकोण से जो है लाभ नहीं हुआ, बेचारे भूखे मर रहे हैं। इसको लेके जो है ख़ास तौर से जो है विपक्षी दल और आप जैसे सीनियर लीडर क्या करना चाहेंगे आगे की रणनीति? मैं उस पैकेज पर आज चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। पैकेज अगर काफ़ी होता और तत्काल पहुँचता जो पीड़ित दुखी लोग हैं तो आज वो सड़कों पर चलने के लिए मजबूर नहीं। तो अभी आपका मेन मुद्दा ये है कि इनको सही सलामत तरीके से जो है मिलिट्री और पैरा मिलिट्री फोर्स के द्वारा उनके घरों तक जो है सासम्मान पहुँचाया। बिल्कुल। थैंक यू। कोविड-19 की महामारी के दौरान जिस तरह से कोरोना वायरस फैला है वो तो एक समस्या है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको जिस तरह से हमला बनाया है और राज्य सरकारें भी उसके इशारे पर इस हमले को और बढ़ाने का काम कर रही हैं, वो देश की प्रगति और नागरिकों के लिए ठीक नहीं है। रेलवे जिस तरह से सिर्फ स्पेशल रेलगाड़ियां चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ नागरिकों को ही, यात्रियों को ही जाने की सुविधा दे रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना की जिस तरह से दहशत दिखाकर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, रेल में भी पूरी सवारियां बैठती हैं, एक कंपार्टमेंट में 72 के 72 लोग बैठ रहे हैं। रेलवे राजधानी जैसी गाड़ियों में खाने की सुविधा नहीं दे रही है, बल्कि वहाँ खाना प्राइवेट लोग बेच रहे हैं, स्टेशनों पे भी खाना मिल रहा है। रेलवे पे एंट्री करते वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। रोज़ हज़ारों मरीज सरकार के आंकड़ों के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन अगर पूरी तरह से सारी गाड़ियों को चलाया जाए तो देश के नागरिकों को काफ़ी सुविधा होगी। सरकार का ये भी रवैया दिखाई दे रहा है कि कोरोना की महामारी की आड़ में वो रेलवे को भी निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। अगर इस तरह की हरकत केंद्र सरकार करती है तो देश के नागरिकों को उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और संघर्ष भी करना चाहिए।
सोशल डिस्टेंसिंग की बात बेमानी साबित हो रही है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पूरी तरह से सारी जगह धज्जियाँ उड़ रही हैं। देखते हुए ये लग रहा है कि कोरोना की जितनी समस्या सरकार और मीडिया द्वारा बताई जा रही है उतनी नहीं है। राय कहीं में जारी। जय हिंद। लेकिन प्रवासी मजदूरों के माध्यम से ये सभी को दिख गया कि प्रशासन की इम्प्लीमेंटेशन कितने पानी में थी। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू। तो किस तरह से आप आम जनता को या फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को या केजरीवाल जी को आप ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके से आप अगर जनता को बताएंगे तो वो सही हो जाएगा? मेरे पास पूरे देश में व्यवस्थित तौर पर किस तरह से लॉकडाउन को ख़त्म करके सारे देश में सारी आर्थिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां, अस्पताल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बाजार, मंडियां सब चालू की जा सकें, उसकी पूरी वृहद योजना है। ये बात मैंने अरविंद केजरीवाल से पहले भी कही थी जब उन्होंने 8 इवेंट सिस्टम जो है दिल्ली में शुरू किया। हमारा कहने का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग को जो है आप एक किनारे रखिए। अगर आप जो है स्कूलों का टाइम अलग कर दें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टाइम अलग कर दें और प्राइवेट कंपनियों का टाइम अलग कर दें, सरकारी ऑफिसों का टाइम अलग कर दें और खाद्य सामग्रियों की जो है मंडियों का और दुकानों का खुलने का टाइम अलग कर दें, कपड़ा और ज्वेलरी की दुकानों का अलग कर दें और जिस तरह से ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है उसका एक टाइमिंग अलग कर दें, एक रोटेशन सिस्टम बना दें जिस तरीके से सवेरे 4 बजे से लेके 8 बजे तक जो है रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों का परिवहन, आवाजावन और उनके मार्केट और मंडियों का खुलने की व्यवस्था करें। उसके बाद जो है दोपहर में जो है स्कूली बच्चों का करें, शाम को जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो है व्यवस्था करें। सरकारी अस्पताल और सरकारी कार्यालय जो है सवेरे खोलें 10 बजे से और उनको जो है 5 बजे तक बंद कर दें। इसी तरह से जो है प्राइवेट जो संस्थान है उनको जो है आप 3 बजे से खोलें और उनको आप रात में जो है 1 बजे बंद करें। तो इस तरह से जो है परिवहन का जो है जो जोर पड़ता है सड़कों पे, ट्रैफिक और प्रदूषण की जो हालत ख़राब होती है वो भी नहीं होगी और सारे काम एक योजनाबद्ध तरीके से जो है पूरे देश में होते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी और स्वागत है आपका जन सरोकार में, जहां सभी की समस्याओं का होगा समाधान। आज पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से ग्रस्त है और सभी की निगाहें सिर्फ इसके समाधान पर टिकी है। चाइना के वुहान से उपजी इस महामारी की वजह से आज पूरे दुनिया भर में करीबन 6 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और अगर भारत की बात करें तो करीबन यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हैं और 6000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लॉकडाउन 4 जो है वो अब खत्म हो चुका है और लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का भी नाम दिया जा रहा है। अगर सरल भाषा में समझे तो एक तरीके से बंद को धीरे धीरे खोला जा रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चल सके। इस लॉकडाउन में मजदूरों ने किन किन समस्याओं का सामना नहीं किया, मतलब ऐसे हालात जिनके लिए हम कामना करते हैं कि कभी किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति ना आए। उस परिस्थिति में
अपने घर वापस लौटने के लिए मीलों दूर चलने को सज्ज थे ये मजदूर, जो कि प्रशासन के लिए बेहद ही शर्मनाक है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार सिराज साहिल। उनसे हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सर्वे में आपको जरा दिखाना चाहती हूँ। इस कोरोना काल में इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों को किस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वैक्सीन है नहीं तो अभी व्यवस्था ही समाधान है। तो एक सी वोटर का सर्वे है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बेसिकली ये सी वोटर क्या है, एक इंडियन इंटरनेशनल वोटिंग एजेंसी है। तो इन्होंने एक सर्वे किया था अभी टॉप 10 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट का, उनके राज्यों में उनके कामों को लेकर, कि जनता अपने चुने गए उम्मीदवारों से कितनी संतुष्ट है और उनके कार्यकाल से, उनके काम से कितनी संतुष्ट है। तो पहले नंबर पर रहे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उनकी 82.96% जनता उनसे संतुष्ट है। और दूसरे नंबर पर रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनकी 81.6% जनता उनके प्रतिनिधित्व से संतुष्ट है। तो अभी हमारे साथ पत्रकार सिराज साहिल भी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि छत्तीसगढ़ सरकार का जो कार्यकाल है उस पर आपके क्या विचार हैं? सख्त निर्देशों के पालन करने के बावजूद सबसे अच्छी तरीके से जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने कार्य किया इस महामारी के दौरान, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल। उन्होंने जिस तरीके से कोविड-19 की प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया, परिवहन व्यवस्था सही से संचालित की, बाज़ारों को बंद करने और कॉलेज और स्कूलों को बंद करने में किस तरह से प्रशासनिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया, वो जग जाहिर है। उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों से जो वार्ताएं की लॉकडाउन के दौरान, उसके मद्देनज़र उनके द्वारा सुझाए गए इस सुझाव को प्रधानमंत्री ने भी मान लिया कि ऑरेंज, रेड और ग्रीन जोन निर्धारित करने का दायित्व राज्यों को दे दिया जाना चाहिए। इससे भूपेश बघेल पूरे राष्ट्र में एक दूरदृष्टि रखने वाले और प्रधानमंत्री के सामने भी अपनी बात मजबूती से प्रस्तुत करने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचारित और प्रसारित हो गए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, जय जोहार। जैसा कि आप जानते ही हैं, पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजिटिव पाया गया है, जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनको भी आइसोलेशन में रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था है और इससे डरने या चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ज़्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा। एम्स में योग्य चिकित्सक पीड़ित का उपचार कर रहे हैं। देश में अभी तक अनेक कोरोना पीड़ित स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में विदेश यात्रा से लौटे सभी नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आइसोलेशन में रखने की प्रक्रिया जारी है। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूँ, आपकी जानकारी में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो विदेश यात्रा से लौटा है और उनके स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नंबर 104 पर दें। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं हो सकेगा, अपितु जानकारी देने और सही उपचार लेने से ही बचाव संभव है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेरा राज्य के नागरिकों से आग्रह है, बहुत आवश्यक होने पर ही अपने घर से बाहर निकलें। लोगों को सावधानी और सुरक्षा के लिए मैंने
स्वयं अपनी सभी कार्यक्रम और समारोह रद्द कर दिए हैं। राज्य में स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मॉल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। मैं बार बार आपको यह आश्वासन देता हूं कि आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री, राज्य सरकार और उसका पूरा महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है और हमने इस वायरस से बचाव और उपचार की पूरी तैयारियां कर रखी है। आवश्यकता है तो बस आपके सहयोग की। हमने राज्य में कोरोना वायरस से बचाव और उपचार की सही जानकारी देने के लिए एक इमरजेंसी कम्युनिकेशन टीम बनाई है जो आपको सतत रूप से सही सूचना देने का काम करेगी और भ्रामक खबरों के प्रचार को रोकेगी। मैं कोरोना उपचार के लिए लगातार काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों और चिकित्सीय स्टाफ का तहे दिल से आभारी हूँ। पूरा राज्य उनके समर्पण भाव की सराहना करता है। मैंने यह निर्णय लिया है कि कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता अतिरिक्त प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजधानी रायपुर सहित सभी नगर निगम क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक स्थान पर ज़्यादा संख्या में एकत्रित होने से रोकना है, जिससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार का और एक दूसरे का भी सहयोग करेगी ताकि हम इस कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकें। आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना वायरस से बचाव किया जाए, इसके लिए हमारी सरकार ने ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवासियों से अपील की है कि 21 दिन तक जो है अपने घरों में रहें और अपनी सुरक्षा के लिए, दूसरों की सुरक्षा के लिए और सारे समाज की सुरक्षा के लिए सरकार को सहयोग करें। हमारा सरोकार ग्रुप की तरफ से देशवासियों से आह्वान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा जो जनता से अपेक्षा की गई है कि वे उनकी अपील का सम्मान करते हुए सहयोग प्रदान करें। सभी देश के नागरिकों को इसमें सरकार के बताए गए दिशा निर्देशों और उपायों को मानना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सभी राजनेताओं को पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर सरकार को सहयोग करना चाहिए। इसी तरह से रोज़मर्रा की चीज़ें आम जन को उपलब्ध हो सकें, इसके लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं उनको भी पूरी तत्परता से उनका पालन करना चाहिए। ख़ास तौर से हमारी सरकार से और संबंधित अधिकारियों और विभागों से अपील है कि ऐसी संकट की घड़ी में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ मेहनत मजदूरी करके जो है अपने 2 जून की रोटी का इंतज़ाम करते हैं, उनको हर हालत में भोजन की व्यवस्था की जाए और उनके स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। पूरी दुनिया में जिस तरह से कोरोना ने अपने आप को भयारूप में प्रस्तुत किया है, उससे कोई भी अछूता नहीं है। इस संकट की घड़ी में सभी को इंसानियत का तकाजा अपनाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। कोई धनवान व्यक्ति ये ना सोच ले कि वे अपने पैसे के दम पर इस महामारी से सुरक्षित हो जाएंगे। इस वक्त समय ऐसा है कि सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और एक दूसरे से मानवतावादी रिश्ता रखते हुए सबकी मदद करना चाहिए। जब तक सब लोग एक दूसरे की मदद की इच्छा नहीं रखेंगे, भाव नहीं रखेंगे, एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस महामारी से सख्ती से निपटा नहीं जा सकता। अभी 21 दिन तक इस वायरस का स्टेज खतरनाक स्थिति में नहीं पहुँचे, इसके लिए सभी नागरिकों को अपने घरों में रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लोग अपने में रोग
रोधी क्षमता को बढ़ाने के लिए देसी उपायों का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा संतरे, नींबू, नीम की पत्तियाँ और जैसे गेंदे के फूल का जूस, इस तरह के देसी चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी नागरिक अपने घर में कड़वे तेल को नीम की पत्ती, आम के पत्ते और पीपल के पत्ते, इनमें से कोई भी डालकर उसका पूरी तरह से जो है उसमें समायोजित कर ठंडा करके तेल अपनी नाक में, गर्दन में, मुंह में और सब जगह हाथों पर लगाएं। कोई भी वस्तु छूने के बाद कम से कम 1-1 घंटे के अंतराल पर सभी नागरिक हाथ ज़रूर धोएं। बच्चों और बुज़ुर्गों को ख़ास तौर से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इन घरों में जहां बच्चे और बुज़ुर्ग हैं, वहां के युवाओं का ये फ़र्ज़ है कि वे उनकी देखभाल अति संवेदनशीलता से करें। ज़्यादातर लोग समाज में एक दूसरे की मदद की भावना से आगे आएं, तभी इस महामारी से नियंत्रण किया जा सकता है और अपने आप को सुरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद, जय भारत। जर्नलिस्ट सिराज साहिल 30 साल से पत्रकारिता के पेशे में हूं और मैं भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूं। ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोग समझ सकें कि मैं भी एक जिम्मेदार नागरिक हूं। अब एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे सरकार से सीधे सीधे सवाल है कि कोरोना को लेकर सरकार जिस तरह की जो है रणनीति बना रही है, सुबेरे 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक कोरोना में जो है ढील दी गई है पूरे देश में। उसको देखते हुए शराब की दुकानें खोल दी गई हैं, मार्केट खोल दिए गए हैं, फल और सब्जी मंडियां खोल दी गई हैं। वहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन सभी धर्मों के मानने वालों को ये सोचना चाहिए, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा और मस्जिद ऐसी जगहें हैं प्रार्थना की, इबादत की, जहां सबसे ज्यादा साफ सफाई से आदमी जाता है उस ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु और गॉड को याद करने के लिए। वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग अपनी अपनी इबादत कर सकते हैं। ना जाने क्यों हमारे देश के ये जिम्मेदार लोग देश पे शासन कर रहे लोगों की आदेशों को, उनकी बातों को आंख बंद करके मानने का काम कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए लोगों को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा सरकार और सरकार के बड़े नुमाइंदों से एक सवाल है कि वे ये बताएं कि कोरोना को लेकर जिस तरह के मानदंड बनाए हैं उसके पीछे उनकी क्या सोच है। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे देश में लॉकडाउन कर दिया है। देशवासियों के लिए स्वास्थ्य सही रहे और वे किसी तरह की कोरोना जैसी महामारी की चपेट में ना आए, इस दृष्टि से ये निर्णय ठीक है। लेकिन सिर्फ नागरिकों को अपने अपने घरों में बंधक बना देने से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। प्रधानमंत्री को चाहिए कि राष्ट्र में सभी थाना क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम भेजकर और उनके साथ 4-4 पुलिस वालों को क्षेत्र में दौरा कराकर सभी नागरिकों का टेस्ट कराएं, ताकि जो भी संदिग्ध व्यक्ति कोरोना से प्रभावित पाए जाएं, उनको अस्पताल और आइसोलेशन में भर्ती किया जा सके, ताकि महामारी फैलने से लोगों को नियंत्रित किया जा सके। इस तरीके से 14 अप्रैल तक और फिर उसके बाद भी लॉकडाउन कर देने से ही इस भयावह समस्या का समाधान नहीं हो सकता।
इसके लिए स्वास्थ्य कर्मियों और सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए और जनता के सहयोग से इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद। लॉकडाउन की स्थिति में देश के नीति निर्धारक हमारे प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं और समाज में देशवासियों के लिए किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि इस महामारी से नागरिकों को बचाया जा सके, इसी तरह के और कुछ व्यक्तिगत सवालों से रूबरू होंगे। आइए मिलते हैं प्रीता हरित जी से। सबसे पहले आपके मन में बहुजन सम्यक संगठन बनाने का विचार कब और कैसे आया? बहुत ही एक आध्यात्मिक सवाल है ये। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी घटना हुई थी मेरे साथ। मैं उस समय 2013 की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और उससे पहले मैं काफ़ी समय से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इधर गाँवों में जाने लग गई थी, क्योंकि कोई रेप का मामला आता था, कोई उत्पीड़न का मामला आता था। मेरठ के हाईवे पर 2 महिलाओं को, माँ बेटी को निर्वस्त्र कर दिया था और उनको सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था समाज के दबंगों ने। और मैं वहाँ पे भी गई थी। यहाँ पे एक लड़की का बलात्कार कर दिया था जो दलित समाज की थी और उसका जो भाई था वो अपंग था एक गांव में। और मैंने वहाँ जा कर के पुलिस के लोगों को बाध्य किया था, दबिश दिलवाई थी और जो अपराधी थे, जो बलात्कारी थे, उनको गिरफ्तार करवाया था। इस तरह के कई मामलों में मैंने उस समय पे दखलंदाजी की थी। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा समाज, एक बहुत सारे लोग जो कि समाज के प्रति सरोकार रखते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे समाज के साथ इस तरह की बदतमीज़ी ना हो, उनके साथ इस तरह का शोषण और उत्पीड़न ना हो, अपराध ना हो उनके प्रति, तो वो सारे लोग जुड़ गए थे। तो एक दिन ऐसे ही मैं सोच रही थी कि सब लोग कहने लगे कि आप संगठन बनाएं, संगठन के माध्यम से बहुत सारे लोगों का भला आप कर सकेंगी। तो मुझे एक रात को स्वप्न दिखा। उस स्वप्न में, क्योंकि हम दिन रात बाबा साहब का नाम लेते थे, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को आगे लेकर चलते थे, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चलते थे, तो रात में मैंने सपना देखा कि मान्यवर काशीराम साहब मेरे सपने में आए। और आए तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख करके मुझे एक तरह से आशीर्वाद दिया। उन्होंने 3 बार सम्यक शब्द का उच्चारण किया सपने में। उन्होंने कहा सम्यक, सम्यक, सम्यक। और उसके बाद वो सपना उतना ही मुझे याद है। मैं सुबह उठ के ऑफिस गई। ऑफिस जाके मैंने पहला काम ये किया कि कंप्यूटर पे मैंने अपने संगठन का नाम टाइप किया, बहुजन सम्यक संगठन। और देखते ही देखते मुझे लगा कि ये बहुत ही सही नाम है। इस नाम के पीछे मान्यवर काशीराम साहब का आशीर्वाद भी है और उनको और बाबा साहब की विचारधारा को मैं घर घर में पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि शायद इससे अच्छा नाम कोई नहीं हो सकता। संगठन का निर्माण हो गया। फिर जो भी उसकी टेक्निकल ज़रूरतें थी, पेपर वर्क था, कागजी कार्रवाई थी, वो हमने की और देखते ही देखते संगठन को हमने पूरे देश में हर व्यक्ति के मुंह पे पहुंचा दिया और हर व्यक्ति को उससे जोड़ दिया। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बड़ी अधिकारी रही हैं। लोग टैक्स देते हैं। जब कोई महामारी आई या कोई आपत्ति आई देश के ऊपर, तो सरकार को उसमें जो है नागरिकों की मदद करना चाहिए। इस आपात स्थिति में लोगों ने बहुत ज़्यादा चंदा भी दिया है सरकार को और बड़े बड़े उद्योगपति आगे भी आए हैं। बावजूद इसके लोगों को जो है रोटी नसीब नहीं हो रही है। और सरकार जो है, प्रधानमंत्री ने अपने ही नाम से एक पीएम केयर फंड बना लिया और उसमें लोगों से पैसा लिया। तब कि प्रधानमंत्री राहत कोष पहले से चला आ रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है, उसमें लेना चाहिए था। तो ये एक नया जो कोष बनाया गया है, इसके पीछे क्या सोच रही होगी उनकी। और दूसरा, लोगों को खाने को भी चीज़ें नहीं मिल रही हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में। इससे कैसे निपटना चाहिए सरकार को? उन सवालों को मैं अलग अलग जवाब देना पसंद करूँगी। पहली बात तो कि लोगों को रोटी मुहैया नहीं हो रही है, उसका कारण कहीं कुव्यवस्था है, सरकार की कुव्यवस्था है, संस्थाओं की कुव्यवस्था है और देश की बहुत बड़ी आबादी है। एक साथ इतने सारे लोग सड़कों पर हैं, इतने सारे लोग के पास रोज़गार नहीं है, पैसे ख़त्म हो गए और हर व्यक्ति इतना प्रिविलेज नहीं है, उसके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं है कि वो अपना 3 महीने का या 2 महीने का लॉकडाउन झेल सके। तो इन हालात में सरकार को
पहले से ही इस चीज़ का प्लानिंग करनी थी, प्रावधान करना चाहिए था कि हर जगह ईमानदारी से लोगों को भोजन मुहैया कराना चाहिए था। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल इससे लिंक्ड ही है, क्योंकि आपने पीएम केयर्स फंड की बात की है। मैं ये मानती हूँ कि पहले से ही कि प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष जो भी था, जो पहले से ही है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, संविधान के माध्यम से उसका निर्माण हुआ है। तो अभी जो दूसरी संस्था बनाई है, ये तो कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये तो एक ट्रस्ट है। तो वैसे ही एक बनाया है, उसमें पीएम केयर्स लगा देने भर से ही उस संस्था को पूरी तरह से वो दर्जा नहीं प्राप्त हो जाता जो दर्जा पहले वाली संस्था को है। तो पीएम केयर्स फंड में बहुत, और मज़े की बात है कि पीएम केयर्स फंड में बहुत सारा फंड प्रधानमंत्री पहले से ही जनरेट करवा चुके हैं। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बड़े बड़े वीआईपीज़ ने, खिलाड़ियों ने, एक्टर्स ने, बड़े बड़े समाज सेवियों ने उसमें बहुत हज़ारों के, करोड़ों की संख्या में कि पैसा दिया है, दान चंदा दिया है। अब बात यह आती है कि उस पैसे का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अभी तक भी उसका ऑडिट का हमें पता नहीं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष था उसकी जो ऑडिट होने के लिए एक बाहरी संस्था की सेवाएं ली जाती हैं, इसकी ऑडिट का भी कोई पता नहीं। इसमें कितना चंदा आया उसका भी हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि वो कोई प्रावधान ही नहीं है बताने का। वो उन्होंने नियम ऐसे बनाए हैं कि कोई पता ही नहीं कि कितना पैसा आ रहा है, किस मद पर कितना पैसा कब कब खर्च होगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। क्योंकि राहत आपदा कोष में से तो एक नियमित तौर पर उसकी जानकारी दे सकते हैं, और पैसे को इस्तेमाल भी एक सीमित समय में करना होता है। यहाँ तो पता ही नहीं कि पैसे को इस्तेमाल कब करना है, आज करना है या इलेक्शन के टाइम पे करना है, कुछ भी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पूछ नहीं सकते कि हम पूछने जाए तो किससे पूछने जाए। आज हम किससे पूछें? फिर हमें ये कहा जा रहा है कि आप अपनी एक दिन की सैलरी दे दीजिए। हमें ये कहा जा रहा है सरकारी नौकरों को, सरकारी जो कर्मचारी हैं उनसे कहा जा रहा है कि हर महीने एक दिन की तनख्वाह दान दे दीजिए उसमें पीएम केयर्स फंड में। अपना डीए फ्रीज करवा दीजिए, 2021 तक, जुलाई तक डीए फ्रीज करवा दिया। इसके अलावा लोगों ने पहले ही बहुत सारा दान चंदा दे दिया, जो लोग कुछ भी नहीं थे उन्होंने भी दिया, हमने भी दिया। और उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि किसी गरीब को खाना भी खिलाइए। फिर हमें ये कहा जा रहा है कि बाहर भी मत जाइए, काम भी मत करिए। फिर हमें ये कहा जा रहा है कि मास्क बांटिए, सैनिटाइज़र बांटिए। हम ही सब कर लेंगे। फंड हम वहाँ दे आए, अपनी एक दिन की तनख्वाह हम वहाँ दे आए हर महीने, अपना डीए हमने पहले ही दे दिया। एक एक अधिकारी को 2 से 5-6 लाख का जो है नुकसान होगा एक साल में, वो उनका नुकसान है, लेकिन चंदा वहाँ जाएगा। उस चंदे का सही तरीके से उपयोग कहाँ हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही। आज अभी कुछ दिन पहले, आज के आंकड़े मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले मात्र 120 करोड़ रुपए खर्च हुए थे टेस्टिंग के ऊपर। मात्र 120 करोड़ रुपए खर्च करने के पीछे आपने हजारों करोड़ रुपया ऑलरेडी दान चंदा ले लिया, और आपने सारे देशवासियों के दिलों में देशभक्ति भर दी, समाज के प्रति सेवा का भाव भर दिया। हर व्यक्ति जा रहा है और दान कर रहा है, हर व्यक्ति जा रहा है, सेवा कर रहा है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को सेवा करते हुए देखा इस कोविड के समय में, जो लोग खुद कमाते थे और खाते थे, वो भी आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले की पुड़िया बना बना करके बांट रहे हैं। तो जब हम सब लोग इतना कर सकते हैं, तो क्या हम सब लोगों को ये जागरूकता नहीं है कि हम प्रश्न उठाएं, हम पूछें कि जो हजारों करोड़ों रुपया लिया है उसका किस तरीके से इस्तेमाल आप करने वाले हैं और कितने दिन में करने वाले हैं। मैं समझती हूँ जनता मूर्ख है। ये जनता को इसकी मूर्खता से हर हालत में छुटकारा दिलाना ही होगा। जनता को ये समझ में आना चाहिए कि जो सरकार है वो कुव्यवस्था के शिकार है। इसीलिए आज मजदूर भूखा है, इसीलिए आज मजदूर पलायन पे है, इसीलिए आज मजदूर मर रहा है, सड़क दुर्घटनाओं में मर रहा है, रेल दुर्घटनाओं में मर रहा है, बीमारी से, कोरोना से मर रहा है। जनता को अपनी मूर्खता से निजात दिलानी ही पड़ेगी, और मीडिया, चारण भाट इसमें कोई काम नहीं आने वाले। नमस्कार दोस्तों, हमने अभी 10 दिन पहले ही YouTube पे एक संदेश जारी किया था और दिल्ली के मूर्ख मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक सलाह दी थी कि 2 गज दूरी,
रख के लोग जो है बसों में बैठे, तबकि बस में वास्तविकता यह है कि 2 गज की दूरी नहीं है एक सीट के दूसरे सीट के बीच में। और मैंने जनता से भी आह्वान किया था कि मूर्ख मुख्यमंत्री की हर बातों का पालन इस तरह से ना करें। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सभी परेशान हो रहे थे। 34 सीटें एक बस में होती हैं, 17 लोगों को बैठने का इंतजाम किया गया था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर अक्सर जो है बुजुर्गों, महिलाओं को अनदेखा कर देते थे और उनको जो है सवारी की तरह से ट्रीट ना करते हुए उनको रास्ते में छोड़ के जो है चले जाते थे हाथ हिला के कि जगह नहीं है। केजरीवाल ने 1 नवंबर से बसों में कैपेसिटी जो 34 की है वहां बैठने का इंतजाम किया है, लेकिन इस मूर्ख मुख्यमंत्री को यह भी समझना चाहिए कि ये जिस तरह से कंडक्टर और वहां जो मार्शल होते हैं लोगों के साथ अभद्रता करते हैं कि मास्क लगाओ, ऊपर से लगाओ, ठीक से करो, चालान हो जाएगा, और दिल्ली पुलिस भी लोगों को परेशान कर रही है, इस पर भी जनता को विरोध करना चाहिए और इस तरह के अनाप शनाप आदेशों को नहीं मानना चाहिए, वो चाहे केंद्र सरकार के हों और चाहे दिल्ली सरकार के। मुख्यमंत्री केजरीवाल को मेरा कहना है और सलाह है कि सिर्फ महिलाओं को डीटीसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे देना, बिजली पानी मुफ्त दे देना, ये देश और दिल्ली के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक आप नागरिक को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे आप अच्छे शासक नहीं कहला सकते। जो पैसा आप इन लोगों के ऊपर सब्सिडी में खर्च कर रहे हैं, उस पैसे से लोगों को घरों में, हर घर में एक व्यक्ति को लोन दें रोजगार करने के लिए, और बाकी जो सरकारी पद खाली हैं उनको भरें। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने वादा किया था कि दोबारा सरकार आने पे जितने भी जो शिक्षक हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं और डीटीसी के अंदर जो कंडक्टर और ड्राइवर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन उसने भी अपने वचन को पूरा नहीं किया। इसको देखते हुए जिन लोगों को भी कोई समस्या है वे सीधे तौर पे हमसे मेरे मोबाइल नंबर 9540297777 पर बात करें, हम उनकी नौकरियां भी पक्की कराने का प्रयास करेंगे। दिल्ली हित में जारी। जय हिंद, जय भारत।